हेलो फ्रेंड्स। हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं में पिछली बार हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनका हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी देखे थे। किस प्रकार से वो डी या एल फॉर्म में हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं में निराकरण एवं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, यानी कि निराकरण अभिक्रियाएं क्या होती है और धातुओं के साथ वो किस प्रकार से अभिक्रियाएं देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें कि हम पढ़ेंगे निराकरण अभिक्रियाएं एवं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। निराकरण का मतलब होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निकलना, किसी यौगिक का निकलना। तो निराकरण अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे और धातुओं के साथ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। इस संदर्भ में पहला तो हम पढ़ चुके थे हेलो एल्केन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ चुके थे। दूसरा है निराकरण अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, निराकरण अभिक्रियाएं किसको कहते हैं, इसको जरा समझ लेंगे। थ्योरी कहती है हमारी कि जब कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन, बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन KOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया करता है। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेंगे, उसके साथ हम हेलो एल्केन की क्रिया करेंगे जिसमें बीटा हाइड्रोजन होगा। अभी बताएंगे बीटा हाइड्रोजन क्या है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन का निराकरण होता है, यानी कि निकलता है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ निकलते हैं। इसलिए इसको हम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं, या हिंदी में वी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। और इसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। डबल बॉन्डेड युक्त कार्बन कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। और ये उदाहरण है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का। डी मतलब निकलना, हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। देखिए किस प्रकार से इसको समझेंगे। ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस कार्बन पर X लगा हुआ है तो इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके ठीक बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। कोई भी कार्बन जिस पर हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कहलाएगा अल्फा हैलोजन, अल्फा हैलोजन। और इसके ठीक बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यही बीटा हाइड्रोजन है जिसके हम जिक्र कर रहे थे। जब कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है हमारा, बीटा पे हाइड्रोजन है, बाकी ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, इधर जो छोड़ दिए हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं या एल्किल ग्रुप से हो सकते हैं। तो इस एक कम से कम एक हाइड्रोजन की बात हम यहाँ पे करेंगे कि बीटा हाइड्रोजन है, और इसको हम KOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो KOH से हमें OH मिलेगा। KOH से क्या मिलेगा, OH माइनस, यानी कि इसको B लिया, B फॉर बेस, बेस यानी कि क्षार। ये जो है क्षार, हाँ क्षारक हमें यहाँ से मिलेगा, OH मिलेगा यहाँ से, OH माइनस। तो अगर KOH के बदले कोई और ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें वो क्षार मिलेगा। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये करेगा इस हाइड्रोजन पर अटैक और इसको ले जाएगा, BH करते हुए इसको ले जाएगा। यानी कि अगर ये OH होगा तो ये H2O करके इसको ले जाएगा। उससे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड होने से कार्बन की बॉन्डेड ज़्यादा हो जाएंगे, बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, संयोजकता बढ़ जाएगी, इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये
लिविंग ग्रुप के रूप में X निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से आगे फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। इस प्रकार से दो बॉन्ड पहले से दोनों में उपस्थित रहेंगे और आगे हमें BH मिलेगा। BH यानी कि जैसे H2O है, OH अगर BOH होगा तो ये H2O हो जाएगा, ठीक है, और प्लस लिविंग ग्रुप हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये निराकरण अभिक्रियाएं हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि ठीक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा एलिमिनेशन इसको कहेंगे। ये एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाओं का विपरीत होता है। जैसे हमने योगात्मक अभिक्रियाओं में मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार देखा था कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, और ये उसका उल्टा है, समझ लीजिए कि हाइड्रोजन निकलेगा और ब्रोमीन निकलेगा। आगे हम देखेंगे एक सैडजेफ का नियम देखेंगे जिसमें दिखाया गया है। सैडजेफ का नियम हमें ये बताता है कि किस प्रकार से ये निकलेंगे, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा और ब्रोमीन कहाँ से निकलेगा। तो सैडजेफ का नियम है, एक्चुअली सैडजेफ कौन है, ये एक रशियन केमिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर जेटसेव। अलेक्जेंडर जेटसेव, जिनका नाम पढ़ा जाता है ऑल्सो प्रोनाउंस्ड, यानी कि इनका नाम सैडजेफ भी पढ़ा जाता है। वैसे इनका नाम अलेक्जेंडर जेटसेव है और इनका नाम सैडजेफ भी पढ़ा जाता है। 1875 में इन्होंने ये अपना नियम दिया। इनके नियम के अनुसार क्या है, इनका नियम कहता है कि वी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वी हाइड्रो हेलोजिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना, इन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद कौन बनता है, मुख्य उत्पाद वह एल्कीन बनता है जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। फिर से समझ लें, विहाइड्रो हेलोजनेशन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद वह एल्कीन बनता है जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। या देखें उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हम उदाहरण लिख रहे हैं 2 ब्रोमोपेंटीन, ये 2 ब्रोमोपेंटीन है, सॉरी पेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 2, और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। तो सैडजेफ का नियम हमें ये बताता है कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा आसानी से, जिससे कि हमें मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा। अगर हाइड्रोजन इधर वाला अल्फा, ये वाला अल्फा से निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से इस वाला हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमें जो मुख्य उत्पाद मिलेगा उसके बारे में देखेंगे, जो लीस्ट उत्पाद मिलेगा उसके बारे में देखेंगे। ये हम OH के साथ क्रिया करा रहे हैं, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या बना, पेंट 1 इन, ये देखिए 1 पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। ये 19% हमें मात्र मिला, केवल 19% पेंट 1 इन मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमें जो मेजर उत्पाद मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखिए पेंट 2 इन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगा। कितना परसेंट, 81%, 81% मिला। यानी कि आप देखेंगे कि कौन सा वाला हाइड्रोजन निकला, ये वाला हाइड्रोजन निकला है। यही बताता है सैडजेफ का नियम, द्विबंध युक्त कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। देखिए यहाँ पर एल्किल समूह नहीं जुड़े हुए इस कार्बन पर, यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, इस पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। जबकि इस पे एक एल्किल ग्रुप इधर को जुड़ा है, यानी कि इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है और इधर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एल्किल समूह इस कार्बन पर ज़्यादा जुड़े हैं न कि इस कार्बन पर, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। यानी कि संभवतः आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जो है वो बीच में रहने का प्रयास करेगा बजाय किनारे के। यहाँ किनारे है, यहाँ बीच में। तो 81% हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सैडजेफ का नियम है दोस्तों, इसको आप ढंग से समझ लें। इसको ये समझ लें कि सैडजेफ का नियम जो है मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा है, समझ लीजिए। मार्कोनिकॉफ का नियम हमें ये बताता है कि HBr का जुड़ना, डबल बॉन्ड पर HBr जोड़ेंगे अगर इस अभिक्रिया को इधर को करेंगे, इस अभिक्रिया को अगर इधर को कम करेंगे तो हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम बनेगा, और अगर इस अभिक्रिया को इधर को कर दिया तो ये सैडजेफ का नियम बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। देखिए अब इसमें महत्वपूर्ण नोट क्या है, महत्वपूर्ण बात
क्या है जो हमें नोट करनी चाहिए, जो समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पे किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन पर क्षार या न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया होने पर यह SN1, SN2 या निराकरण में से सबसे आसानी से हो सकने वाली अभिक्रिया को देते हैं। क्या समझे? इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब वही है कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसी कार्बन पर हाइड्रोजन भी हो, तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऐसे हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनको हम क्षार, जैसे कि अभी हमने KOH यूज किया था, या न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- यूज किया था, बात एक ही है। क्षार और वही न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, KOH भी हमें वही OH न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। तो कोई भी क्षार या न्यूक्लियोफाइल जब हम यूज करते हैं तो उसमें SN1 अभिक्रिया भी हो सकती है, SN2 अभिक्रिया भी हो सकती है, निराकरण भी हो सकती है। अब देखो SN1 SN2 हमने किस में पढ़ा था? नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इसको पढ़ा था, जबकि निराकरण अभिक्रिया हम इस समय पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये तीनों अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं या इनमें से कोई एक अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से संपन्न होगी। अब देखिए किसमें कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से संपन्न होगी। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर हो, जैसे कि ये RCH2X, ये जो है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। RCH2X यानी कि इस कार्बन पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन्स, इसी कार्बन पर दो अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं जिस पर कि X भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, प्राथमिक कार्बन है। ये SN2 अभिक्रिया आसानी से देगा, सबसे आसानी से इसके लिए होगी कि SN2 अभिक्रिया दे बजाय निराकरण और SN1 अभिक्रिया की। जबकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करेगा हमारा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देखिए क्या होगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इस प्रकार से होगा R2CHX, यानी कि इस कार्बन पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है और उसी पर हेलोजन लगा हुआ है। तो ये 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड हुआ। द्वितीयक एल्किल हैलाइड हुआ यानी कि एक H हटा और उसके बदले R आ गया। ये SN2 भी दे सकता है, निराकरण भी दे सकता है। SN2 या निराकरण दोनों अभिक्रियाएं ये दे सकता है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल की शक्ति पर यह निर्भर करे। न्यूक्लियोफाइल अगर शक्तिशाली हो, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया देगा? वो निराकरण अभिक्रिया देगा। अगर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल ना हो, उसकी शक्ति क्षीण हो, यानी कि वो उस हाइड्रोजन को निकालने की क्षमता न रखता हो, तो वो क्या करेगा? वो SN2 अभिक्रिया देगा, यानी कि वहाँ से पहले से जो उपस्थित उसमें नेगेटिव ग्रुप होगा उसको वो निकाल देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो SN2 अभिक्रिया वो देगा अगर पावरफुल ना हो तो। अगर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हो तो वो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन में देगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी कि तृतीयक कार्बन जैसे R3CX, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देखें इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सीधे तीनों की तीनों R ग्रुप लगे हुए हैं, X लगा हुआ है। तो ये SN1 अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया देगा। ये निर्भर किस पे करेगा कि C+ यानी कि कार्बोनियम आयन या अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन की शक्ति पर निर्भर करेगा। बाद में एल्कीन बनता है, अगर वो निकल गया, क्या कहते हैं, HBr निकल गया है माना इसमें से, तो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन की शक्ति पर निर्भर करेगा कि कौन जो एल्कीन बना हुआ है वो उसका सब्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा है, मतलब उसमें R ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा हों, या C+। अगर देखें यहाँ पे तृतीय कार्बन पे C+ होगा तो जितने R डोनर ग्रुप्स, जितना R की मात्रा ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ज़्यादा होंगे, उतना C+ पर की स्थायित्व तो ज़्यादा होगा। तो C+ का स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा उतना SN1 रिएक्शन आसानी से होगी। और अगर C+ का स्थायित्व कम होगा तो उतना वो निराकरण अभिक्रिया देना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा इसके बारे में, निराकरण अभिक्रियाओं के बारे में नोट था कि ये निराकरण भी हो सकती हैं अभिक्रियाएं और SN1 भी हो सकती, क्योंकि दोनों में हमने देखा था, SN1 SN2 दोनों में हमने देखा था, नाभिक रागी प्रतिस्थापन में भी निराकरण में भी सेम OH अटैक कर रहा है। एक में वो प्रतिस्थापित कर रहा है, एक में वो निराकरण कर दे रहा है, HBr को निकाल दे रहा है, एक में डबल बॉन्ड बन जा रहा है।
तो ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। उस पर भी न्यूक्लियोफाइल की शक्ति क्या है, वो पावरफुल है कि नहीं है, और कार्बोनियम आयन की शक्ति क्या है, उसका स्थायित्व कितना ज़्यादा है, उस पर निर्भर करता है कि वो इन तीनों में से कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी अभिक्रिया अब हम शुरू कर रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। इससे पहले हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैलोएल्केन्स की, और निराकरण अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अब धातुओं के साथ अभिक्रियाएं देखेंगे। धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में क्या है कि अधिकतर कार्बनिक हैलाइड्स, जो भी हमने अभी तक हैलाइड्स देखे, हैलोएल्केन्स वगैरह देखे, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, धातुओं के साथ आसानी के साथ क्रिया करके कार्ब धात्विक बंध बनाते हैं। कार्ब धात्विक बंध युक्त यौगिक बनाते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड हो, ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनको कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसका पूरा का पूरा अपना एक क्षेत्र है रसायन विज्ञान का, यानी कि ये एक ब्रॉड केमिस्ट्री इसकी अपने आप में है। तो कार्ब धात्विक यौगिक कैसे बनते हैं? ज़्यादातर कार्बनिक हैलाइड से सीधे सीधे धातुओं के साथ क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड बना होता है। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX का निर्माण किया, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है RMgX, ये बहुत से यौगिकों के साथ क्रिया करता है, और उस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार के उत्पाद ये देता है। तो यहाँ पे धातुओं का के लिए एक मात्रा छूट गई थी, इसलिए मैं वो लगाने का प्रयास किया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आइए देखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। जैसे CH3CH2Br, यानी कि ब्रोमो एथेन के लीजिए या इथाइल ब्रोमाइड के लीजिए, प्लस Mg मैग्नीशियम के साथ इस क्रिया करता है आसानी से, और हमें क्या देता है, ईथर की उपस्थिति में इसको करेंगे, क्योंकि ये जो है नमी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि नमी के साथ फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से क्रिया कर लेगा। इसलिए नमी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, CH3CH2MgBr बना, ईथर की उपस्थिति में इसको करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ताकि ये जो बना है RMgBr बना या RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना है, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है आसानी से, इसलिए इसको शुष्क ईथर में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए RMgX की प्रॉपर्टी क्या है। RMgX जो है थोड़ा यहाँ पे ये वाला मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और हैलोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ये वाला बॉन्ड एक्चुअली पोलर बॉन्ड है, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में ये ध्रुवीय बंध होता है, पोलर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड ये होता है। और R के साथ, R पर भी थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कोवेलेंट गुण होता है, सहसंयोजी गुण इसमें ज़्यादा होता है, इसमें लगभग प्योरली आयनिक गुण इसमें होता है। देखते हैं ये किस किस प्रकार से क्रिया करता है, इसी को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहेंगे। ये जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ, यानी कि जो हाइड्रोजन दे सके, कोई भी ऐसा यौगिक जो आसानी से हाइड्रोजन दे सके उसके साथ ये क्रिया करता है, और क्रिया करके संबंधित हाइड्रोकार्बन ये बना लेता है। यानी कि इसके पास देखिए, जैसे ये R है, इसके पास R है, तो जिसके साथ भी क्रिया करेगा उससे H ले लेगा, तो RH बन जाएगा। तो जल के साथ भी आसानी से क्रिया कर लेता है, जबकि जल उदासीन माना जाता है, लेकिन इस जल की जो है इतनी अम्लीयता होती है कि वो हाइड्रोजन दे पाए, इसके लिए पर्याप्त अम्लीयता उसकी होती है, और ये उससे हाइड्रोजन खींच लेता है। देखिए रिएक्शन देखें, RMgX जल के साथ क्रिया करेगा, HOH, ये जल है, H2O के लिए, HOH के लिए, इससे हाइड्रोजन लेगा वो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको करते हैं हम। एक्चुअली ये तो जल ही है, तो शुष्क ईथर लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल से ही अब क्रिया कर रहे हैं। RH बनाया इसने, देखिए इससे इसने H ले लिया है, और Mg
OH X यहाँ जुड़ गया, MgOH X से जुड़ा है, तो यहाँ पे एल्केन हमको मिला, हाइड्रोकार्बन मिला है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों धातुओं के साथ अभिक्रिया में वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यानी कि RX वो क्या करता है, सोडियम के साथ क्रिया करके दुगना कार्बन अणुओं युक्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या समझे, शुष्क ईथर होना चाहिए और एल्किल हैलाइड होना चाहिए RX, सोडियम के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो डबल कार्बन यानी कि जितने एल्किल में कार्बन यहाँ आपने लिए उसके दुगने कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से आसान है समझना। जैसे ये RX है, RX मतलब एल्किल हैलाइड ये है, और इसकी क्रिया कर रहे हैं हम किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। लेकिन इसके हमें दो अणु लेने पड़ेंगे, इसके दो अणु हमको लेने पड़ेंगे, RX और ये भी RX है, उल्टा लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे दो सोडियम हमको यहाँ पे लेने 2Na, और इस प्रकार से ये क्या करेगा, दो सोडियम ले लिए, दो RX ले लिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2NaX, ये 2Na जो है ये X को अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड लवण ये बन जाएगा और ये R आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये डबल मिला हमें। इसमें अगर एक कार्बन होगा तो कुल मिला के दो कार्बन युक्त दोगुने कार्बन मिल गए। अगर इसमें एक कार्बन होगा तो दो मिल जाएंगे, दो होगा तो दो यहाँ चार मिल जाएंगे। इस प्रकार से डबल कार्बन युक्त हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और 2NaX सबको मिली है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए CH3Br की क्रिया करते हैं, मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया करते हैं सोडियम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, X ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको करेंगे और आपको वही मिलेगा, नया उत्पाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, 2Na जोड़ेंगे, 2 छूट गया इसलिए यहाँ पे 2Na लेंगे आप, और आगे एथेन आपको मिला है, जबकि आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, मिथाइल ग्रुप लिया था, लेकिन वो आपस में जुड़ करके डबल हो गया है, एथेन आपको मिल गया है। और 2NaX या 2NaBr, यहाँ X की जगह क्या है, Br यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप X ना लिख करके इसको Br लिख लीजिए, क्योंकि उधर आपने Br लिया, इस प्रकार से। तो ये हमने पढ़ी वुड्ज अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड वुड्ज रिएक्शन। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। इसके बारे में आप